हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड, जानता हूँ कि वीडियो जो है एक दो दिन के गैप के बाद आ रही है और साथ में आपको इसके नोट्स भी नहीं मिले हैं जो पुरानी वीडियो अपलोड हुई है। तो क्या वो वीडियो जो है शेड्यूल पे लगी हुई थी तो उसके नोट्स जो है अपलोड नहीं कर पाया मैं। तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और आप जो है वीडियो रेगुलर मिलेंगी, क्योंकि अभी मैं शादी में आया हुआ था जिस वजह से जो है मैं रेगुलर नहीं डाल पाया वीडियो 2 दिन। तो 2 दिन आपको लेट इसलिए मिली है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था भोजन एवं स्वास्थ्य। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें जो जानेंगे हम भोजन के स्रोत और भोजन के घटक, जिसमें भोजन के घटकों से जो है आपके कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड जल्दी से जल्दी जो है 12,000 हमारे जो है सब्सक्राइबर करना है आपको। तो आपने जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला है टॉपिक भोजन के स्रोत। तो भोजन के स्रोत क्या होते हैं, आप ये परिभाषा पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ ये। तो भोजन के स्रोतों में क्या आता है, तो वह वस्तुएं पदार्थ जिन्हें आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिन्हें भोजन के रूप में खाते हैं या ग्रहण करते हैं, उनको बोलते हैं भोजन के स्रोत। जिसमें आते हैं हमारे जो है मांस वाली वस्तुएं भी आ जाती हैं, साथ में हमारे दूध आ जाते हैं, मसाले आ जाते हैं, सब्जियां आ जाती हैं, फल आ जाते हैं, कंदमूल आ जाते हैं। तो ये सब जो हमारे हैं भोजन के स्रोत होते हैं, जिसे आप आहार के रूप में ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं हम भोजन के स्रोत। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भोजन। तो भोजन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, भोजन या तो कार्बोहाइड्रेट से बना होगा, वसा, जल एवं प्रोटीन। तो इनसे मिलकर के जो है भोजन बनता है। साथ ही जो भोजन का जो मोस्टली जो पॉइंट है वो है भोजन हम किसे बोलेंगे, जो जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके। मतलब ये ऐसा चीज़ें जो इनसे बनी हो, जो शर्करा या आप बोल लीजिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल अथवा प्रोटीन से बनी हो और साथ ही जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके, उसे भोजन बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो इनसे बनी हो उसे हम खा भी ना सकें, तो वो भोजन में नहीं आएगा। जिसे हम उसे खा सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं उसको हम भोजन बोलते हैं। नेक्स्ट, भोजन की आवश्यकता। तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप लोग जानते हैं कि जो मेन हमारी चीज़ है भोजन की आवश्यकता, वो है जीवित रहना। और साथ में जो इसके साथ साथ जो है भोजन की आवश्यकता होती है हमें हमारे शरीर के विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सक्रिय रहने के लिए, शक्ति के लिए। तो इस सभी के लिए जो है हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के लिए। इसके बाद आते हैं आहार के घटक या भोजन के घटक या अवयव। तो यह जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे भोजन या आहार के घटक जो है 6 होते हैं। 6 इंपॉर्टेंट घटक हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो उन 6 घटकों को हम आपको बता रहे हैं। पहला हमारा घटक है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट जिसे आप शर्करा भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा है वसा, जिसे स्नेह के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ नंबर का हमारा खनिज लवण या आप कह सकते हैं खनिज पदार्थ। इसके बाद आते हैं हमारे विटामिन एवं जल। तो यह जो 6 घटक हैं यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे शरीर के लिए। तो यह 6 घटक जो है हमें भोजन के जरिए प्राप्त होते हैं। तो इन 6 घटकों के बारे में हम जानते हैं डिटेल से कि क्या होते हैं। तो पहला जो हमारा घटक है वह है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। प्रोटीन जो बना होता है हमारा, वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर। प्रोटीन 4 प्रकार के तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है, वो है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। इसके अलावा भी जो है इसमें तत्व पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस। तो यह चीज़ें जो है इसमें पाई जाती हैं। इसका जो है सबसे ज़्यादा उपयोग जो है होता है हमारे शरीर में, वो होता है शरीर के विकास के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए जो है प्रोटीन अति आवश्यक होता है। हमारी कोशिकाएं, त्वचा, रक्त, मांसपेशियां, हड्डियां, इन सभी के विकास के लिए, शारीरिक संरचना के विकास के लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है। इसके बाद जो है प्रोटीन को जो रासायनिक घटक है हमारे, उसके अनुसार जो है 3 प्रकार से बांटा गया है प्रोटीन को रासायनिक घटकों के अनुसार। वो है हमारा सरल प्रोटीन, दूसरा हमारा संयुक्त प्रोटीन और तीसरा हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इन 3 प्रकार के जो है रासायनिक घटकों के आधार पर प्रोटीन को बांटा गया है। पहला जो सरल प्रोटीन होता है उसका गठन जो होता है या उसका निर्माण जो होता है वो होता है अमीनो अम्ल के द्वारा। अमीनो अम्ल के द्वारा जो है सरल प्रोटीन का गठन होता है या निर्माण होता है। इसके बाद जो है संयुक्त प्रोटीन, इसका जैसा कि नाम है संयुक्त, तो इस संयुक्त चीज़ों से जैसे अमीनो अम्ल के अलावा भी अन्य पदार्थों को संयुक्त कर लेता है, साथ में ले लेता है, तो इससे जो है इसका गठन होता है संयुक्त प्रोटीन का। तो इसमें अमीनो अम्ल के साथ साथ जो है अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन जो है संयुक्त प्रोटीन एवं सरल प्रोटीन दोनों से मिलकर के बनता है। तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद जो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका, वो पूछा जाता है कि
प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो जैसा कि हमने बताया ना अभी कि शरीर के विकास के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक संरचना के लिए, तो इसके लिए जो है हमें प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है हमारे लिए, हमारे शरीर में प्रोटीन की। इसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट साधारण चीनी होती है, या आप कह सकते हैं शर्करा है हमारी, या जो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इन तीन चीज़ों से मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट बना होता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जो आप जानते होंगे, फॉर्मूला जो है हमारा रासायनिक फॉर्मूला, वो है C6H12O6, जिसे आप ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है कि भोजन जब हम करते हैं तो इसे कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी को हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं आप, इसी को आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है इसका मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करने का। हमारे शरीर को ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट से। तो आपको यदि ऑप्शन क्वेश्चन आता है आपका, जैसे कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा होती है किससे? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहेंगे एंड वसा, दो चीज़ों से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से। और वसा का निर्माण भी जो है कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो एक्स्ट्रा हमारा ग्लूकोज होता है, बचता है, तो वो वसा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट से ही क्या बनता है? हमारा वसा बनता है। तो हमें ऊर्जा जो मिलती है वो दो हमारे घटकों से मिलती है, एक तो है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कह दीजिए आप इसको, या कह दीजिएगा वसा। तो दोनों ऑप्शन लिखे होंगे वहां पर आपके, तो आपको उन पे आंसर लगाना है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य हमारा कार्य है वो है हमारे शरीर को क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। इसके अलावा जो है प्रोटीन बचाने का कार्य भी कार्बोहाइड्रेट करता है। जब इस ऊतकों का निर्माण होता है, तो मैंने अभी बोला ना प्रोटीन जो है हमारे शरीर की संरचना के लिए आवश्यक है, तो ऊतकों के निर्माण में भी प्रोटीन का उपयोग होता है। तो वहाँ पर कुछ मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग भी हो जाता है, प्रोटीन बच जाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो जाता है ऊतकों के निर्माण में। इसके बाद भोजन का स्वाद भी बढ़ा देता है। तो ये सब नहीं है, इसमें जो मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट था कार्बोहाइड्रेट में, वह ये है कि बना है जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। इसके अलावा इसका जो मुख्य कार्य है वो है ऊर्जा प्रदान करना। और इसका जो फॉर्मूला भी पूछ लेता है C6H12O6 से, तो आप समझ गए होंगे कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद है हमारा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किन किन वस्तुओं से प्राप्त होता है, तो वो होता है हमें चावल, गेहूं, मक्का, साबूदान आदि अनाजों से, सभी प्रकार के इन अनाजों से जो है हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके बाद चीनी से भी हमें प्राप्त होता है। चीनी जो होती है, जैसे कि गन्ने आप बोल लीजिए, या गुड़ या शहद जैसे सूखे मेवे, मिठाई, अंगूर आदियों से भी जो है हमें प्राप्त होता है। इसके बाद अलावा टमाटर, दाल, साबूदाने जो है इन चीज़ों से भी प्राप्त होता है, सूखे मेवों से प्राप्त होता है। सेल्यूलोज अनाजों से भी जो है हमको प्राप्त होता है, जैसे कि अनाजों, फलों, सब्जियों आदि के अस्तर में रेशेदार जो गूदा पाया जाता है ना, ये रेशेदार, उनसे भी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो यह जो है हमारे स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट के हमारे स्रोत हैं। इसके बाद आता है वसा। तो वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग रखती है, और साथ में यह जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। मैं बता चुका हूँ वसा का काम भी शरीर को ऊष्मा एवं ऊर्जा पैदा करना है। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में 2.5 गुना अधिक शक्ति होती है। कुछ वसा अम्ल शारीरिक के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है, वे निरंतर आवश्यक वसा अम्ल कहलाते हैं। तो वसा आप कह लीजिए, चर्बी जो होती है ना उसको वसा बोलते हैं। यदि कोई मोटा व्यक्ति होगा ना, तो उसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से जो है वो मोटा रहता है। तो वसा जो है, यदि हमको खाना, वसा का उपयोग कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। वसा कब काम में आता है? जैसे हमको टाइम से खाना नहीं मिले, तो शरीर को ऊर्जा तो चाहिए ना, कार्य करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए। तो वहां पर शरीर जो है क्या करेगा? वसा का उपयोग करने लगता है। हमारे शरीर की जो वसा है उसका उपयोग जो है ऊर्जा के लिए, ऊष्मा के रूप में करने लगता है। जिससे क्या होता है कि कोई कितना भी मोटा व्यक्ति, उसको कम खाना मिलेगा तो वो क्या होगा? दुबला होता जाएगा। क्या होता है कि उसका वसा जो है फिर ऊर्जा के रूप में उपयोग करने लगता है, जिस वजह से वो दुबला, और फिर से यदि उसको खाना मिलने लगे तो फिर से वो वसा जो है जमने लगेगा, और वो फिर से जो है तंदुरुस्त हो जाएगा। तो वसा का उपयोग भी जो है ऊर्जा एवं ऊष्मा प्रदान करने के लिए होता है शरीर को। वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? वसा हमको प्राप्त कहाँ से होता है? तो वसा जो है चिकनी चीज़ों से अधिकतर प्राप्त होता है, जैसे आप कह सकते हैं तेल से, घी से, मक्खन आदि से शुद्ध फैट या वसा प्राप्त होता है हमको। तथा वनस्पतिक पदार्थों से भी वसा हमें प्राप्त होता है।
जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली आदि इन चीज़ों से भी जो है हमको वसा प्राप्त होता है। तो ये वसा के स्रोत हैं। आपका जो स्रोतों में मेन है जो है वो चिकने पदार्थ जैसे तेल, घी, मक्खन आदि। तो आपका ऑप्शन में जो क्वेश्चन बनता है इसका, वो ऊर्जा से संबंधित में ही बनता है और इसके स्रोत भी पूछ सकता है, इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी पूछ सकता है, तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ आप सभी जन लोग जानते हैं, खनिज पदार्थ या लवण, ये सब जो है हमको हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, भले अल्प मात्रा में हो लेकिन इनकी आवश्यकता होती है। कुछ खनिज तो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ अल्प मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे में पहले से उपस्थित है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस जो हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे जो है हमारी हड्डियां बनी होती हैं, इनकी अस्थियां बनती हैं। लोह रक्त में पाया जाता है, जो लोहा होता है वो हमारे रक्त में पाया जाता है, जो कि हमें पालक से प्राप्त होता है। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम शरीर के ऊतकों की प्रक्रिया का नियंत्रण करते हैं, जिन पर सारे शरीर का भरण पोषण निर्भर करता है। असंतुलित होने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि ये असंतुलित हो जाए खनिज पदार्थ तो हमें जो है रोग उत्पन्न हो जाएंगे, हमारा शरीर जो है हम बीमार पड़ने लगेंगे। दूसरी श्रेणी के खनिज जो अल्प मात्रा में शरीर में पाए जाते हैं वो है हमारे तांबा, कोबाल्ट, आयोडीन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सभी जो है अल्प मात्रा में जो है यह खनिज हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो जो प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, वो है कैल्शियम एवं फास्फोरस, और इसके साथ जो है लोहे, लोहा जो है रक्त में हमारे में पाया जाता है, रक्त में आयरन। नेक्स्ट आपका अवयव है वो है जल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा शरीर में जो है 70% पानी पाया जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी वस्तु या आहार ग्रहण करते हैं, कोई भी पदार्थ या चाहे वो ठोस हो, आधे ठोस हो, तो हम ग्रहण करते हैं, तो वो जो बना होता है उसमें भी 70% जो है पानी होता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी जो बना है इसमें भी 70% जो है पानी है हमारे पूरे शरीर में। परसेंटेज में यदि बोला जाए तो 70% सिर्फ ओनली पानी है हमारे शरीर में। इसका उपयोग क्या होता है हमारे शरीर में, पानी का उपयोग क्या होता है? तो यह जो है ऊतकों और कोशिकाओं तक जो है पोषक तत्वों को ले जाने का कार्य करता है। जो हमारे ऊतक होते हैं और कोशिकाएं होती हैं, तो उन तक जो है हमारे पोषक तत्व जितने भी हैं उनको ले जाने का कार्य जो है क्या कौन करता है? पानी करता है। नेक्स्ट अपघटक है हमारा विटामिन। तो विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन से जो है हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं हमारे। तो हमारे 6 जो है मेन पदार्थ या अपघटक थे, उनमें से विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो विटामिन को अच्छे से समझिएगा। तो विटामिन होता क्या है? तो विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक है, या क्या है? कार्बनिक यौगिक है जो हमारा। यह होते कौन से यौगिक हैं? तो यह वह यौगिक हैं जिसे बाहरी तौर पर ग्रहण किया जाता है। विटामिन जो है हमारे शरीर द्वारा जो है स्वयं जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है हमारा शरीर, इनको इनको जो है ऊपरी तौर पर हमें लेना पड़ता है। विटामिन की आवश्यकता को पूर्ति के लिए हमें जो है यह ऊपरी तौर पर लेते हम इन्हें लेते हम हमारे भोज्य पदार्थों के जरिए जो है विटामिन की पूर्ति करते हैं हमारे शरीर के लिए। यही जो है इसमें लिखा हुआ है। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में इसे लेना आवश्यक है। तो यह जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, तो इसको जो है ऊपरी तौर पे हम इन्हें ग्रहण करते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। तो हमारे जो 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, इसी में जो है विटामिन बी के भी कई रूप होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, इस प्रकार से जो है B12, B11, तो यह B8। तो यह जो है हमारे बी के जो है मेन विभिन्न रूप हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बी के, तो ये सारे जो है हम देखने वाले हैं। अभी जो है ऊपरी तौर पर देख लीजिएगा विटामिन ए जो है और उसके स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं? तो ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, या आप कह सकते हैं मछली भी कह सकते हैं इसमें, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियां इत्यादि जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। इससे हमें जो है विटामिन ए प्राप्त होता है। उसके बाद विटामिन बी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो होता है ताजे फल, दूध, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियां, चावल, बादाम, अखरोट, आटा आदि से। तो देखिएगा मोस्टली जो है तत्व एक से होते हैं, जिससे हमें मोस्टली जो है सारे विटामिन प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो मूल, ये जो कह सकते हैं जो इसके लिए मेन है जो हमारे स्रोत के, इससे हमें यह जरूर प्राप्त होगा, तो उसके लिए लिखा गया है। इसके बाद है विटामिन सी। तो विटामिन सी हमें खट्टी चीज़ों से प्राप्त होता है, जैसे आंवला, नींबू, नारंगी, आप संतरा बोलते हैं, इन चीज़ों से हमें जो है विटामिन सी प्राप्त होता है।
इसके बाद है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है हमें अधिकतर बहुत सबसे अच्छा जो प्राप्त होता है वो धूप से होता है। जो सुबह की धूप होती है उससे विटामिन डी की पूर्ति जो है हमारा शरीर आराम से कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। इसके अलावा भी जो है विटामिन डी हमें को प्राप्त होता है वो होता है अंडे का पीला भाग जो होता है उससे प्राप्त होता है, मछली के तेल से प्राप्त होता है, विटामिन डी युक्त दूध से प्राप्त होता है या बटर से प्राप्त होता है, साथ में यह जो है धूप से प्राप्त होता है। इसके बाद है विटामिन ई। तो विटामिन ई हमको प्राप्त होता है वनस्पति तेल और अनेक दूसरे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। विटामिन के जो हमें प्राप्त होता है वो होता है हरी सब्जियों से। तो विटामिन के हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। तो यहाँ एक साइड थे आपके विटामिन और इस साइड थे आपके टेबल्स में स्रोत। तो आपने देख ले होंगे कि कौन कौन सी चीज़ों से हमें कौन कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कमी से होने वाले रोग। यदि विटामिन की कमी हो जाए तो कौन से रोग हमें उत्पन्न हो जाते हैं, विटामिन ए से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। तो इनको आप याद रख कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, तो नोट्स आपको मिल जाएगा और आप नोट्स को निकाल के डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार आराम से। और बहुत से स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि सर नोट्स जो है डाउनलोड नहीं हो रहे हैं फेसबुक से, तो आप उसको क्रोम ब्राउजर पे खोलिए आप फेसबुक को और आप उसको क्या कीजिएगा डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा तो डाउनलोड हो जाता है और खुलता भी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। साथ में जो है टेलीग्राम पे भी मैं अपने टेलीग्राम लिंक इस बार शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं, तो उस पर भी जो है आपको मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से जो हमको रोग उत्पन्न होते हैं, जो हमें रोग हो जाते हैं वो है रतौंधी। एक है हमारा जो है मोतियाबिंद। हाँ, मोतियाबिंद जो है आँख की पुतली पे एक वो जो है मांस टाइप का जम जाता है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। त्वचा शुष्क एवं सल्की होना, त्वचा जो है हमारी शुष्क हो जाती है, सल्की हो जाती है। जो संक्रमण होते हैं उनका भी खतरा जो है बढ़ जाता है विटामिन ए की कमी से। तो यह जो है हमें रोग होते हैं, संक्रमणों का खतरा हो जाता है। इसके साथ रतौंधी, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क या सल्की हो जाती है। इसके बाद है विटामिन बी1 से जो हमको रोग होता है, जो कि मैंने बताया था बी के जो है अन्य फॉर्म भी हैं, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12। तो जो यह इंपॉर्टेंट जो हमारे बी के हैं, तो इन सभी के बारे में दिया गया इनकी कमी से कौन कौन से हमारे रोग होते हैं। तो बी1 की कमी से हमको बेरी बेरी रोग होता है। बी2 की कमी से हमारी जो है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होता है, तो आँखें लाल हो जाती हैं। तो यह कमी होती है हमारी बी1 की कमी से। विटामिन बी1 की यदि कमी हो जाए तो आँखों का फटना एवं आँखों का लाल होना, आँखों पे बहुत इफेक्ट डालता है। तो इसमें विटामिन ए मत लगाया ना, यदि लिखा हो आँखों का लाल होना किसकी कमी से होता है तो विटामिन बी2 की कमी से होता है, इसमें विटामिन ए मत लगा देना। विटामिन ए की कमी से जो है रोशनी कम हो जाती है, हमारी आँखों से हमें दिखना कम हो जाता है, रतौंधी जैसे रोग होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है अलग है यह बीमारी है हमारी आँखों का फटना, लाल होना। इसके बाद है विटामिन थ्री, बी3। तो इससे जो है त्वचा पर दाद होना, जो हमारी त्वचा पर दाद हमें उत्पन्न होती है तो बी3 की कमी से होती है। विटामिन बी5 की कमी से जो है बाल सफ़ेद होना, यह जो है सभी में कमी आ चुकी है। यहाँ यदि इंडिया की बात की जाए तो अभी जो छोटे छोटे बच्चों तक के जो है बाल सफ़ेद होने लगे हैं, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है बी5 की कमी का होने का वो है केमिकल। केमिकल वाले जो खान पदार्थ हम खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उससे में जो है हमें बी5 नहीं मिल पाता, विटामिन बी5 जो है नहीं मिल पाता है। तो जिस वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मंद बुद्धि होने लगे हैं। इसके बाद है विटामिन बी6। तो विटामिन बी6 से जो हमें कमी से जो हमारे रोग होते हैं वो है एनीमिया एवं त्वचा रोग। त्वचा रोग जैसी जो समस्या होती है ना, तो वो होती है बी6 की कमी से। विटामिन बी7 की कमी से होते हैं हमें लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। इसके बाद जो है विटामिन बी12 का लिखा है आपका, तो बी12 का जो है एनीमिया, पेचिश रोग आदि। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होते हैं। स्कर्वी रोग पूछ लेता है कि विटामिन किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो होता है हमको वो होता है रेकेटस एवं ऑस्ट्रेलियो मलेशिया। इसको भी मैंने नाम भी इसी से याद किया था, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से मुझे ये याद है, मैं अच्छे से उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। ऑस्टियो मलेशिया, मलेशिया, है ना। तो आपको यदि इसको याद करना है तो आप इससे कर लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से, तो इससे आपको यह जो है याद हो जाएगा। तो विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है। इसमें जो है जो हमारी हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है, यह वो रोग है।
जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जो थोड़े से उसमें टूट जाती हैं, भंगुरता का गुण आ जाता है हमारी हड्डियों में कमज़ोर होने के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना है, तो विटामिन ई से हमारी जनन शक्ति कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन के। तो विटामिन के जो है उससे रक्त का थप्पा जो है नहीं जमता है। रक्त का थक्का जो हमारा लगा होता है ना, जैसे हमको लग जाए और खून निकलने लगे तो खून जो है जम जाता है थोड़ी देर बाद वहाँ पर, है ना, बहता नहीं रहता है। तो जो रक्त का थक्का जो है हमारा जमना, यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा और जो है रक्त बहता ही रहेगा, हमारा बहता ही रहेगा। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन के, तो इससे रक्त का थक्का जमता है हमारे। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं भोजन के घटक। तो भोजन के घटक तो हम सब लोग जान चुके हैं अभी तक कि 6 घटक हैं मेन हमारे, और इसमें जो है थोड़ा अलग दिया गया होगा तो इसलिए जो है इसमें मैंने डाला हुआ है। तो जिसमें जो अलग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद जैसे प्रोटीन, तो प्रोटीन के जो हमारे स्रोत हैं इसमें दाल, काजू, बादाम, मटर, नारियल, मूंगफली, मांस, मछली, अंडा, पनीर, चने, है ना। तो इसमें जो है कैथा, राजगिरी, तो यह जो है हमारे सबसे अच्छा जो हमें प्राप्त होता है प्रोटीन, वो किससे प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है हमको सोयाबीन से प्राप्त होता है। सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। पूछ लेता है सबसे अधिक प्रोटीन, तो इसमें लगभग सोयाबीन में 44-42% जो मात्रा है सोयाबीन में प्रोटीन की होती है। प्रोटीन इससे हमें इतने परसेंट तक प्राप्त होता है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के जो हमारे स्रोत हैं वो है अनाज, अंडा, मांस, दालें, गुड़, है ना, मुख्य स्रोत हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा इसमें जो है मेन वो है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। ग्रीन में आपको सही आंसर दिया गया है। तो अभी जो है स्लाइड में ये ग्रीन हो ही गया है हमारा, नंतर इसको क्या ब्लैक ही करके मैं आपको सीधा बता देता, कोई बात नहीं, आज ऐसे ही देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है ये पता है आपको, कार्बोहाइड्रेट। आपको देखने की ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। सर्वाधिक ऊर्जा में प्राप्त प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, आ जाए आपका ऊर्जा प्रदान करता है। यदि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वसा है तो वो एक ही साथ में लिखा होगा कोमा में, है ना। बी, इस बी में लिखा होगा, जैसे बी ऑप्शन है इसमें खनिज लवण, दूसरा बी ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट और साथ में कोमा में वसा भी लिखा होता है। तो यदि दोनों हैं तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, इन दोनों से हमें ऊर्जा प्रदान प्राप्त होती है हमारे शरीर को। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो वो क्या में होता है? ग्लाइकोजन में होता है। ग्लूकोज में मत लिख लेना, ग्लाइकोजन में हमारा जो है पुनः संग्रह होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद है हमारा एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी व ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से जो है जल्दी व ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होती है। नेक्स्ट हमारा शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शारीरिक निर्माण के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो है अवयव कौन सा? प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से जो है प्रोटीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में जो है 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि सर्वाधिक जो है प्रोटीन जो है हमारा क्या में पाया जाता है? वो पाया जाता है सोयाबीन में 42%। तो 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। दाल, दूध, मांस इन सभी में पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में। अभी देखा ना हमने 42% पाया जाता है, उसमें परसेंटेज पूछा था कि कितना परसेंट पाया जाता है, तो 42% था। यहाँ पर नाम पूछा है सीधा, तो वो है हमारा सोयाबीन। इसके बाद शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो वो पाते हैं दालों से। इसके बाद जो है सोयाबीन के बाद दालों में भी जो है सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। भोजन जब हम करते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि हमको कार्बोहाइड्रेट इन्हीं से प्राप्त होता है, शहद, शक्कर, इन चीज़ों से, गन्ने। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा जमा होता है, तो कहाँ? हमारे ऊतकों में वसा जो है जमा होता है। जब ये हम पढ़ रहे थे वसा के बारे में तो लिखा लिखा भी हुआ था कि वसा जो है कहाँ पर होता है एकत्र? वो होता है हमारा ऊतकों में। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन में। अभी जो है ऑप्शन में भी आया था आपका, तो ग्लाइकोजन में एकत्र में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक हैं? तो 20 एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं।
20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। सोयाबीन में कितने %? तो 42% हो चुका है हमारा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो हमारा वसा है। इसके बाद है फैट या वसा, जो हमसे प्राप्त होता है, तो खनिज लवण हम देख ही चुके हैं। इसके बाद है खनिज पदार्थ, तो इसमें जो हमारे होते हैं खनिज पदार्थ जो है फास्फोरस, आयरन, है ना, और हमारा कैल्शियम, आयोडीन, तो ये हमारे जो है हम इनके बारे में जान चुके हैं, अभी हम बता चुके हैं आपको खनिज पदार्थों के बारे में। फिर भी आप इसे पढ़ना चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विटामिन, तो विटामिन हमने आपके बताए हैं, विटामिन 6 प्रकार के जो हमारे विटामिन हैं उनके जो है स्रोत कौन कौन से, किससे हमें को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, इसके बाद उनकी कमी से हमें कौन सा रोग हो सकता है। इसके बाद जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, वसा में घुलनशील एवं जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो हमारे विटामिन हैं वो हैं A, D, E, K, और जल में घुलनशील जो है हमारे B और C। तो आपको याद रखना है B और C को ओनली, आपको वसा में घुलनशील को याद नहीं रखना है। आप बी सी देख लीजिएगा, ओनली बी और सी। तो बी सी जो आपके जल में घुलनशील है, बाकी बचे हुए आपके वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कारक जो थे वो थे फंक। फंक ने जो है विटामिन का आविष्कार किया था। विटामिन ए और बी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन ए और बी का आविष्कार हमारा किया था मैकुलन ने। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हमारा हॉपकट ने। और विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था हमारा हॉपकिंग ने। तो यदि पर्टिकुलर विटामिन के बारे में पूछ लेता है कि विटामिन ए बी का आविष्कार किसने किया था, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था, तो आपसे यदि ऑप्शन में पूछ लेता है तो है उनके वैज्ञानिकों के नाम के विटामिन ए बी का आविष्कार किया था हमारे मैकुलन ने। और विटामिन सी एवं डी का आविष्कार किया था आपका एक जो विटामिन सी का आविष्कार किया था वो किया था हॉपकट ने। और विटामिन डी का आविष्कार किया था हॉपकिंस ने। तो ये दो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, विटामिन सी और डी, क्योंकि हॉपकट हॉपकिंग है ना, हॉब और हॉप, तो इनसे आपको याद रहेगा। ये किंग थे, कट थे, किंग मतलब राजा ने किसी को काट दिया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और एक थे हमारे मैकुलन, ए बी का आविष्कार किया था मैकुलन ने। नेक्स्ट चार्ट है हमारा जो है, इसमें लिखा हुआ है आपको विटामिन, रासायनिक नाम, रोग और स्रोत। तो अभी हम जो अलग अलग देख चुके थे विटामिन और उनके रोग, विटामिन और उसके स्रोत, लेकिन इसमें जो है रासायनिक नाम भी दिए गए हैं। तो आपको ये चार्ट जो है बहुत अच्छे से याद करना, वीडियो को पॉज करके चार्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस चार्ट से जो आपको ना एक क्वेश्चन जो है जरूर बन जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारे विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो हमारे विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। आपको यह नाम जो याद रखना है, यदि रासायनिक नाम नहीं होता है तो आपको याद रखना है आपकी रेटिना से, आंखों में होती है रेटिना। आप जानते हैं विटामिन ए का जो है उपयोग किसके लिए होता है? हमारी आंखों के लिए। आंखें यदि कमजोर हो जाती है रोशनी, तो विटामिन ए की कमी हो गई, तो उसी से नाम आया है रेटिनॉल। और इससे जो होने वाला रोग है वह है रतौंधी, और इसके स्रोत हैं जिससे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है वो है गाजर, दूध, फल से। नेक्स्ट हमारा विटामिन बी 1। तो बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसको बोलते हैं थायमिन। थायमिन इसको बोलते हैं, हमारी थाई से आप याद रख सकते हैं, जो इंसानों की थाई होती है ना, तो उससे आप याद रख सकते हैं थायमिन। इससे बेरी बेरी रोग होता है। मूंगफली, आलू, सब्जियां जो है इनको खाने से हमें बी 1 मिलता है। इसके हम रासायनिक नाम आपको बता देते हैं, रोग हम बता चुके हैं, आप फिर से भी यदि रोग पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद है इसमें हमारा B2। तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम है हमारा राइबोफ्लेविन। B3 का हमारा रासायनिक नाम है आपका पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। B5 का हमारा नाम है इसमें वह निकोटिनेमाइन। तो निकोटिनेमाइड जो है इसका B5 का नाम है। तो आपको जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका विटामिन ए, विटामिन बी पूछ लेता है, विटामिन B2 भी पूछ सकता है आपसे। इसके बाद जो है B12 पूछ लेता है हमेशा, है ना। तो आपको ये B12 जो है याद रखना है बहुत अच्छे से, इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है। बाकी जो है विटामिन आपके सी का पूछेगा, डी का, ई का, के। तो बी के जो जितने भाग होते हैं इनमें बहुत ही कम है जो अंदर घुस के पूछे इसके रासायनिक नाम। तो आपको ये याद रख लेना है, आपको पूरे जो विटामिन बी के जो आपके जो पार्ट्स हैं, जो B1, B2, B3, इनके रासायनिक नाम को भी अच्छे से यहाँ पर। तो हमारा जो था हमारा B6 को बोलेंगे हम पायरिडॉक्सिन, एंड B7 को बोलते हैं बायोटिन, एंड B12 को बोलते हैं आपका साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन तो यह इसका नाम है। एंड इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी जो है एसिड से आपको याद रखना है एक्स कार्बिक एसिड। एक्स कार्बिक एसिड।
क्योंकि सी जो है आप जानते हैं खट्टे जो पदार्थ होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अम्ल को हम क्या बोलते थे? एसिड। एसिड जो है हमारा सी में क्या होते हैं? हमारे संतरा, नींबू, इनसे मिलता है ना, आंवला, है ना। तो एक जो है हमारे क्या होते हैं? अम्ल है, एसिड है। तो इसका नाम एसिड से याद रखना है आपको, एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके बाद है विटामिन डी। तो विटामिन डी से हमको क्या प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से कैल्शियम प्राप्त होता है ना, तो कैल्सीफोरॉल इसका नाम है। आपको उस कैल्शियम से इसका नाम याद रखना है, कैल्सीफोरॉल। इसके बाद है विटामिन ई। तो इसको आपको याद रखना है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है आपका, या टेकोफेरॉल इसको बोलते हैं। तो विटामिन ई का नाम है आपका टेकोफेरॉल। इसके बाद जो हमारा विटामिन के है, तो इसका नाम आपको रखना है याद, जैसे कि हमारे शरीर में जो है रक्त का फ्लो होता है ना, रक्त बहता है, फ्लो होता है, तो उस फ्लो से आपको इसको नाम रखना, आपको इसका नाम याद रखना है, फ्लो क्विनोन, है ना। तो फ्लो क्विनोन जो है आपको इस प्रकार से इसका नाम रखना है। विटामिन के का नाम याद रखने के लिए आपको रक्त को याद करना है कि रक्त जो है हमारे शरीर में फ्लो होता है, तो फ्लो क्विनोन इसका नाम हो गया। विटामिन डी का नाम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो मिलता है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का आप नाम याद रख सकते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि नींबू, इन सबसे विटामिन सी प्राप्त होता है हमको, और ये सब एसिड हैं, तो एक्स कार्बनिक जो है एसिड कहलाते हैं ये हमारे। इसके बाद जो है विटामिन बी को थायमिन, जो हमारी थाई होती है, उससे आप याद रख सकते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम आप याद रख सकते हैं, वो हमारी रेटिना से रख सकते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं इसको। इसके बाद जो बाकी के ये है हमारे, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा एक बार सीखना पड़ेगा इनको। बाकियों को मैंने आपको सिखाई दिया। इसके बाद जो विटामिन ई है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, टेकोफेरॉल, है ना, टेकोफेरॉल। तो इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, टेकोफेरॉल। तो यह जो है हमारे रासायनिक नाम है। इससे एक जो है रासायनिक नाम पूछ लेता है, यदि आपको याद नहीं हो रहे थे, तो जिस प्रकार से मैंने बोला, आप इस प्रकार से उन्हें याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कुछ। विटामिन शब्द किससे प्रतिपादित किया गया है? तो फंक ने जो है प्रतिपादित किया था। क्या अभी बोला था आपसे कि विटामिन का आविष्कारक कौन थे, विटामिन शब्द के आविष्कारक कौन है? तो वो फंक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो वो है विटामिन से। विटामिन से हमें बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, वह हमें विटामिन से प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन जो होते हैं हमारे रक्षात्मक पदार्थ होते हैं, सॉरी, विटामिन जो होते हैं हमारे रक्षात्मक पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर में जो है रोगों से रक्षा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ए का है। मानव शरीर विटामिन ए संचित रखता है, तो यकृत में रखता है। जो विटामिन होता है ए को, तो वो यकृत होता है जो हमारा, उसमें रखता है। इसका रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है हमको रतौंधी होता है। इसके बाद थायमिन क्या है? तो थायमिन जो है हमारा नाम है बी1 का। बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। इसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड भी आप कह सकते हैं इसको। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो है हमें किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि यह जो है धूप से अधिकतर अच्छे से प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो वो होता है विटामिन डी। जो मैंने अभी पढ़ाते समय भी आपको बोला कि सुबह की समय जो है धूप हमको सेंकनी चाहिए, लेनी चाहिए, क्योंकि उससे विटामिन डी का जो है निर्माण होता है अच्छे से। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक जो है, पालक से अच्छी तरीके से हमको लोहा प्राप्त होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50% जो है हमारा ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होता है हमारे शरीर में, औसतन औसतन ऑक्सीजन का तत्व। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे में, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन सबसे अच्छा में जो मिलता है, वो मिलता है शैवाल से। मूली, सेम, शैवाल, ये सभी। तो शैवाल, शैवाल जो आप देख कह सकते हैं, समुद्रों में जो पौधे पाए जाते हैं, उनको हम शैवाल बोलते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। यहाँ यहाँ तक कि इससे, इसके तेल से हमें विटामिन ए भी मिलता है। तो विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन बी भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है, तो इनको याद रखना आप। लेकिन अधिकतर जो हमको प्राप्त होता है, वो मिलता है इससे विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन
में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है क्या है हमारा? तो कैल्सीफेरॉल जो है इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसमें क्या पाया जाता है विटामिन डी के सर्जन में? तो कैल्शियम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो इसको आपको याद रखना है, टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल लिखा रहता है, कहीं पर टेकोफेरॉल या कहीं पर टोकोफेरॉल लिखा हुआ रहता है आपका। मानव शरीर के रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से जो है मानव शरीर के रक्त का थक्का जमता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्शियम से जो है हमारे दांत बने होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो फ्लूओरीन जो होता है इसका संबंध जो है दांतों की विकृति से होता है। विटामिन इसमें जो आपको ऑप्शन है सी ऑप्शन आपका सही है। इसका हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो है आपका जो है पोटेशियम। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है फ्रेंड्स, इस वजह से, ताकि जल्दी निपट जाए आपकी। बाकी आपको समझ में आ चुका होगा। यदि कुछ जो नहीं समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बता दूंगा उसके बारे में। इसके बाद सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। जैसे शैवाल जो होता है तो शैवाल से हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पालक। पालक से आपको देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो आयरन, लोहा यह पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो वो अभी मैंने अभी जस्ट यहाँ पे बताया है आपको कि विकृति या दांतों की विकृति या दंत क्षय जो होता है वो होता है हमारा फ्लूओरीन की कमी से। इसका नेक्स्ट है किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लोह तत्व पाया जाता है, जैसे पालक है। नेक्स्ट है हमारा इनमें से वसा में विलेय कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए वसा में विलेय कौन नहीं है? तो जो वसा में विलेय नहीं है वो जल में विलेय है। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि जल में विलेय वाले कौन कौन से हैं? तो बी और सी जो है जल में विलेय है हमारे, है ना। यह वसा में विलेय नहीं है। वसा में कौन सा विटामिन विलेय नहीं होता है? तो दोनों बी और सी जो है विलेय जल में होते हैं, वसा में नहीं होते हमारे। सनशाइन विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी। कौन सी विटामिन खून को जमने की में आवश्यक होता है? तो विटामिन के जो है खून के थक्का जमने में आवश्यक होता है। इसके साथ फ्रेंड जो हमारे कुछ क्वेश्चन जो थ्योरिकल है, जो हमने रासायनिक नाम तो हमने देख लिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा।